हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस हैंड आउट की सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, यानी फ्लेमिंगो प्रोज का जो सेक्शन है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर होगा हमारा इंडिगो। ठीक है, इंडिगो चैप्टर को आज की क्लास में हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो 24 है। हम पूरी बुक को देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में हम किसी एक चैप्टर को वेटेज नहीं दे सकते। ठीक है, तो पूरी बुक को देख रहे होंगे हम यहाँ पे। तो 24 क्वेश्चंस है एक्सट्रैक्ट बेस्ड। शॉर्ट आंसर्स की बात करूँ तो 52 है, लॉन्ग आंसर्स की बात करूँ तो 15 है। टोटल 91 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे है। सॉल्विंग टाइम की बात करूँ तो 120 मिनट्स जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं। शॉर्ट आंसर को सॉल्व करने में 104 मिनट्स लगते हैं, और वहीं पे ही लॉन्ग आंसर अगर आप इतने सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 60 मिनट्स का टाइम लगेगा। यानी ओवरऑल आपको 284 मिनट्स जो है वो चाहिए होंगे। लर्निंग टाइम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लर्निंग टाइम होगा 395 मिनट्स। सबसे अब यहाँ पे जब हम पहुंच चुके हैं आगे इस चैप्टर पे, तो इंडिगो चैप्टर हम आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताया सीबीएसई 2024 में इससे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप पहले पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी से पढ़े। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of their money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि गांधी जी कैसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान है वो डरते हैं, मतलब उनके अंदर फियर है, वो इस बात से अवेयर नहीं है। मतलब अवेयर होना तो उनका जरूरी है राइट से, बट सबसे बड़ी चीज ये है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा फियर में है, ब्रिटिशर्स से वो डरते हैं। और इसी वजह से यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए और कभी भी वो अपनी बात को नहीं रख पाए। तो वो बताते हैं कि अगर हमें आज के समय में ये अमाउंट वापस मिल रहा है, यानी अगर हमें ये अमाउंट वापस मिल रहा है लैंडलॉर्ड से, तो ये सिर्फ पैसे नहीं है, it is not just a part of the money, it is also they are paying the part of their prestige। कि मतलब वो अपने प्रेस्टीज का भी, अपनी इज्जत का भी एक हिस्सा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उस दिन के बाद से जो किसान थे वहां के, उनके अंदर करेज आया, वो इस बात को समझने लग गए। बट वॉज गांधी पर्पस टू, जो गांधी जी थे उनका पर्पस क्या था इन अग्रीइंग टू द सेटलमेंट इवन एट अ लेसर अमाउंट। वो 25% पे ही सेटल करके क्यों मान गए? Why didn't he even ask for 50% और 100% अमाउंट? वो चाहते तो 50% या 100% अमाउंट ले सकते थे। Why सिर्फ और सिर्फ 25% के अमाउंट में ही क्यों वो रेडी हो गए? तो गांधी का जो पर्पस था वो ये था कि even at a lesser amount was to show that the landlords were forced to surrender part of their prestige money, which was more important than the amount of the money. This helped the peasants realize that they had rights and defenders, thus empowering them. तो इससे क्या हुआ, इसलिए इतने पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि जरूरी ये था कि हम पीजेंट्स को ऐसा रियलाइज कराएं, उनको ये चीज समझाएं कि कैसे उनके लिए जरूरी क्या है इस टाइम पीरियड में, उनके अधिकार क्या रोल प्ले करते हैं, उनको एम्पावर होना कितना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कमीशन अग्रीड बाय कॉमन कंसेंट और इन अदर वर्ड्स दे अग्री टू द सेटलमेंट। मतलब कॉमन वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, जो कमीशन था वो इस बात पे एग्री हो गया। ये अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ये लोग एग्री हो गए थे सेटलमेंट पे। किस सेटलमेंट पे, कैसे? यूनानिमसली, मतलब अब चाहते तो नहीं थे वो ऐसा करना, बट फिर भी उनको करना पड़ा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑन लैंडलॉर्ड्स। ये जो सेटलमेंट हुई इसका इम्पैक्ट लैंडलॉर्ड पे क्या पड़ा? सीधी सीधी सी बात है, उनको अपनी प्रेस्टीज का एक हिस्सा देना पड़ा। ठीक है, the impact of the result of the settlement on the landlords was significant. They were forced to surrender part of their money, which led to a loss of their prestige. This humbling act showed that they were not above the law and it challenged their authority. तो इससे एक बात तो सीधे सीधे साफ हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। और
उनको हार माननी ही पड़ी कानून के आगे. Based on the content provided in the extract, select the most likely option about the behavior of the landlords. तो ये जो अभी हमने extract के अंदर बातें पढ़ी उसमें से ही आपको देखना है और पता लगाना है कि exactly लैंडलॉर्ड्स का बिहेवियर कैसा था. द लैंडलॉर्ड्स वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज गांधी सजेशन, द लैंडलॉर्ड्स हैड टू रिफंड द मनी, द लैंडलॉर्ड एंड द प्लांटर्स बिकेम पार्टनर्स इन इंडिगो प्लांटेशन. तो आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा कि जो लैंडलॉर्ड्स थे क्या वो सॉरी थे अपने बिहेवियर के लिए, बुरा फील हो रहा था उनको, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ऑब्स्टिनेट थे और गांधी को सजेशन देने से मना कर रहे थे, या फिर लैंडलॉर्ड को रिफंड करना पड़ा मनी. तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको पैसे वापस करने पड़े. व्हाट डिड द पीजेंट रियलाइज फ्रॉम द चंपारण इंसिडेंट. चंपारण इंसिडेंट जो हुआ इससे किसानों को क्या समझ में आया, उससे उनको अपने राइट्स के बारे में, डिफेंडर्स के बारे में, कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं इसके बारे में पता चला. उनके अंदर करेज आई बेटा, उनके अंदर हिम्मत आई जो आनी बहुत जरूरी थी, और उनको ये बिलीव हुआ कि इस ऑप्रेसिव सिस्टम को भी वो चैलेंज कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट वो लड़ सकते हैं. जो फ्रेज है यहाँ पे लॉर्ड्स अबव द लॉ, क्या सजेस्ट करता है ये बताता है कि लैंडलॉर्ड्स को ऐसा लगता था कि वो सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा सुपीरियर है, और कोई भी लॉ उन तक नहीं पहुंच सकती है, कोई भी कानून उनको नीचे नहीं कर सकता है. एक्टिंग एज दो दे कुड डू एनीथिंग विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, उनको लगता था कि वो कुछ भी करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि उनका ये जो भ्रम था, ये जो गलतफहमी थी वो खत्म हो गई. अगला जो एक्सट्रैक्ट है इसको आपको रीड करना है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है रीपेमेंट के समय की, जब ये पूरी सुनवाई वगैरह चल रही थी उस समय की बात हो रही है. तो इन लोगों ने डिमांड करी 50% की. फिर उसके बाद जे हॉस जो थे, जो ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण से ही, तो वो इतना ज्यादा नहीं पे करना चाह रहे थे, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock. तो उन लोगों को लगा कि गांधी पक्का 25% पे तो मानने से रहे, तो बोल देते हैं बस ऐसे ही, और फिर ये मानेंगे नहीं और फिर हमें देने भी नहीं पड़ेंगे. बट एक्चुअल में हुआ क्या कि वो मान गए, एग्री कर गए तुरंत ही. तो देन ही सीम्ड एडमेंट. इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट्स गांधी स्टेट ऑफ बीइंग एरोगेंट, मतलब वो गुस्से में थे. अनकॉम्प्रोमाइजिंग यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे. आर्ग्यूमेंटेटिव यानी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. या करेजियस. बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. Then he seemed adamant. Reflects Gandhi's trait of being arrogant, uncompromising, argumentative, or courageous. क्या पता चलता है बच्चों इससे कि वो बहुत अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे. उन्होंने बोला 25% तो चाहिए चाहिए. डैश डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे क्या चीज एग्जॉर्ट करी गई. तो शेयर क्रॉपर्स का जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ शेयर क्रॉपर्स एज इन्फर्ड फ्रॉम द अबव लाइन इज, कि क्या स्टेटस था उनका. लॉ अबाइडिंग सिटीजंस थे, वो फॉलोअर्स थे गांधी जी के, या विक्टिम्स थे एक्सप्लॉइटेशन के, या कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे. बताओ जरा. तो वो विक्टिम्स थे एक्सप्लॉइटेशन के. सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा.
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को कि गांधी जी कैसे सरप्राइज हो गए। टेकिंग द ऑफर 25% रिफंड विच ब्रेक द डेडलॉक, जिससे कि डेडलॉक जो था वो ब्रेक हो गया। तो बताओ जरा उन्होंने क्या किया था, 25% ले लिया था। द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, जो लाइन दे रखी है मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? दैट गांधी वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्लांटर्स ऑफर एट फेस वैल्यू, कि वो रेडी थे कि चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे। डेडलॉक जो लास्ट लाइन में दिया गया उसका मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीमेंट जो है वो कर लिया गया। व्हाट डू we infer about the attitude of planters towards sharecroppers, जो sharecroppers के प्रति जो planters थे उनका attitude कैसा था। तो द प्लांटर्स viewed the sharecroppers as people from whom they could extort money, तो उनको ऐसा लगता था शेयर क्रॉपर से हम जितने पैसे चाहे उतने पैसे निकलवा सकते हैं और उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगला जो एक्सट्रैक्ट है इसको पढ़ो जल्दी से। Okay, their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. तो ये spontaneous मतलब लास्ट मोमेंट पे ये जो डेमोन्स्ट्रेशन थी, यहाँ पे इतने सारे लोग आकर खड़े हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे कोर्ट हाउस के बाहर। इससे पता चल रहा था कि वो लिबरेट हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं अपने डर से। अभी तक जो ब्रिटिशर्स से डरते रहते थे वो उस चीज से वो बाहर निकल चुके हैं। जो ऑफिशियल्स थे वो पावरलेस फील कर रहे थे बिल्कुल। गांधी का जो कॉपरेशन था उसके बगैर तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी ने इवन उनको हेल्प करी क्राउड को रेगुलेट करने में। वो बहुत पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वो एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ देते दैट देयर माइट यानी हिदरटू dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled, जो सरकार थी वो एकदम समझ नहीं पा रही थी कि चल क्या रहा है। प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था उसने बोला कि हमें ना ट्रायल को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अपेरेंटली जो अथॉरिटीज थी उन्होंने सोचा कि हम अपने सीनियर से एक बार पूछ लेते हैं, सुपीरियर से पूछ लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश अथॉरिटीज पावरलेस फील करने लग गई और यहाँ पे उनको आगे बढ़ना पड़ा अपने सुपीरियर से आंसर लेने के लिए। इससे ये भी पता चलता है इट ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट जो था उसकी यहाँ से शुरुआत होती है ऑफ द इंडियन पीपल फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश से उनको डर लगता था उससे। द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन वर, जो पार्टिसिपेंट्स थे इस डेमोन्स्ट्रेशन के, उनकी अगर मैं बात करूं तो गांधी के लॉयर, पीपल ऑफ चंपारण, इंडिगो लैंड ओनर्स या इंडिगो सोल्जर्स। कौन थे? पीपल ऑफ चंपारण, चंपारण के लोग थे सारे के सारे यहाँ पे जो आ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश बाय, गांधी जी ने कैसे कोऑपरेट किया ब्रिटिशर्स के साथ। नॉट गोइंग टू कोर्ट, remaining quiet when he was accused, helping to manage the mob people, तो उन्होंने हेल्प करी कि इस क्राउड को मैनेज कैसे किया जाए। अपेरेंटली ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसका मतलब क्या है, जब उन्होंने सोचा कि हमें अपने सुपीरियर से पूछ लेना चाहिए, यानी अनसर्टेनिटी उनको दिख रही थी, अनसर्टेनिटी दिख रही थी, कंफ्यूजन दिख रही थी कि उनको क्या करना चाहिए अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर। विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट अभी हमने देखा इसमें बैफल्ड जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, बैफल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? बैफल्ड, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Whose might did the demonstration question, ठीक है। तो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो यहाँ पे मतलब उनको क्वेश्चन करने के लिए लोग सब आ रखे थे। अब देखो यहाँ से शॉर्ट आंसर शुरू है। हाउ वाज सेल्फ रिलायंस इंटरवाइंड द चंपारण इंसिडेंट, सेल्फ रिलायंस मूवमेंट जब यहाँ पे चला तो किस तरीके से जो चंपारण का इंसिडेंट था वो सही तरीके से एंड होता है। तो आंसर एक बार आप रीड करो फिर मैं आपको समझाती हूँ।
ठीक है, सेल्फ रिलायंस चंपारण इंसिडेंट में अगर मैं बात करूं, वाज रिफ्लेक्टेड इन गांधीज एफर्ट, ये गांधी जी के एफर्ट में ही दिखता था कि वो पीपल्स को एम्पावर करना चाहते हैं बाय मेकिंग देम अवेयर, उनको उनके राइट से अवेयर करना चाहते हैं और उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि इनजस्टिस जो भी बुरा हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करें। एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, जैसे कि वो उनकी जो डिपेंडेंस है, जो अभी तक डिपेंड रहते थे वो ब्रिटिशर्स पे और लैंडलॉर्ड्स पे, तो वो खत्म हो, इनजस्टिस के अगेंस्ट वो लड़ना सीखे और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उन पर जो डिपेंडेंस थी वो खत्म हो। ही प्रॉम्प्टेड, ये जो एजुकेशन थी इन्होंने बहुत प्रमोट करी है इसको, यहाँ पे हाइजीन प्रमोट किया और लीगल अवेयरनेस, और जो विलेजर्स थे उनको भी इनेबल किया कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। जो मूवमेंट था ये एम्बॉडी करता है क्या, कि नॉन कॉपरेशन और सेल्फ गवर्नेंस के बारे में दिखाता है, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, की फ्यूचर में जो इंडिपेंडेंस है उसका स्ट्रगल, जो स्ट्रगल चल रहा है वो कैसे खत्म होगा और इंडिपेंडेंस कैसे मिली। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, व्हाई डिड गांधी से, गांधी क्यों कहते हैं ऐसा, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, कि जो किसान है, जो गरीब लोग हैं, इनके लिए ना आजाद होना बहुत जरूरी है डर से, और इनके लिए जो लीगल जस्टिस है वो इतना मैटर नहीं करता है। ऐसा क्यों बोला गांधी ने, तो गांधी सेड, गांधी ने ऐसा इसलिए बोला दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए बोला कि फ्रीडम ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे लीगल जस्टिस से भी ज्यादा जरूरी है फॉर द पुअर, बिकॉज जो पीजेंट्स थे वो कांस्टेंट फियर के अंदर रह रहे थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनको परेशान करेंगे, देवर ओप्रेस्ड, उनको परेशान किया जाता था और उनको एकदम डरा के रखा गया था, विच मेड देम पावरलेस, इसकी वजह से वो बिल्कुल पावरलेस फील करते थे। ठीक है, गांधी बिलीव दैट, गांधी जी को ऐसा लगा कि हम क्या कर सकते हैं, अगर इनका डर रिमूव कर दे इनके अंदर से, तो ये सबसे पहला स्टेप होगा जस्टिस के टुवर्ड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो, राजकुमार शुक्ला का रोल क्या था इंडिगो चैप्टर के अंदर, ये बताना है। तो बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर है और राजकुमार शुक्ला का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता है, जल्दी से बताओ जरा क्या रोल प्ले किया था उन्होंने। भाई शुरुआत ही यहीं से होती है, जब राजकुमार शुक्ला जो है वो आते हैं गांधी जी को इंसिस्ट करने ताकि वो उनके साथ जाए। तो राजकुमार शुक्ला ने तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया गांधी को चंपारण लेकर आने में। ही वॉज अ पुअर पीजेंट, बहुत गरीब किसान थे, चंपारण से बिलोंग करते थे, हु आज, जिन्होंने गांधी को बोला टू हेल्प द शेयर क्रॉपर फेसिंग इनजस्टिस, कि जो लोग इनजस्टिस फेस कर रहे हैं इनको कैसे हमें हेल्प करनी है। शुक्लास परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन, सॉरी, शुक्ला जो थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो कि यहाँ पे वो डिटर्मिन रहे और चीजों को बदले। इवेंचुअली लेट गांधी टू टेक देयर एक्शन ऑन पीजेंट्स राइट्स, इसकी वजह से गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25%, गांधी 25% की सेटलमेंट पे रेडी क्यों हो गए, रिफंड पे। गांधी एग्री हो गए 25% पे, इसलिए बिकॉज ही बिलीव द लैंडलॉर्ड सरेंडर ऑफ पार्ट ऑफ द मनी एंड देयर प्रेस्टीज, जो मनी और प्रेस्टीज की उनकी जो पार्ट था वो उसके बारे में बात करी गई, देन द एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बात करी गई। इससे क्या हुआ, पीजेंट को रियलाइज हुआ अपने अधिकारों के बारे में, उनके अंदर हिम्मत आई कि लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हम खड़े हो सकते हैं। व्हाट डज गांधी रेफर टू एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, गांधी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज से क्या बताना चाहते हैं हमें, गांधी रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी से क्या बताना चाह रहे हैं, व्हेन ही हैड टू चूज बिटवीन, जब इनको चूज करना पड़ा कि इनको लॉ फॉलो करनी है या फिर पुअर पीजेंट्स की हेल्प करनी है, क्या करना है। ऑन द वन हैंड, एक साइड तो क्या हो रहा था कि इनको रिस्पेक्ट करना था लॉ को, बट ऑन द अदर दूसरे साइड क्या करना था, इनको फाइट करना था पीजेंट के राइट्स के लिए, जो कि ज्यादा जरूरी था।
अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फैक्टर्स वर लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट इन इंडिगो। इंडिगो में इनकी जीत के लिए जो मेन फैक्टर्स थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो कौन से थे? तो इंडिगो में जो पीजेंट थे, इनको इस वजह से विक्ट्री मिली, जीत मिली, क्योंकि ड्यू टू देयर यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये बिल्कुल डिटर्मिनेड थे। दे वर लेड बाय राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के द्वारा यहाँ पे जो इनको लीड कर रहे थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। द सपोर्ट ऑफ राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनका जो सपोर्ट था और जो प्रेशर था फ्रॉम गांधी नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो गांधी जी का नॉन वायलेंट मूवमेंट था, उसका जो प्रेशर था, इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ की सक्सेस में। अगला क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर 26 से है, क्या कह रहा है, हाउ डू इंडिगो बाय लुई फिशर एंड द रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो दो यहाँ पे बताए गए हैं अलग अलग चैप्टर्स, इनके बारे में बात हो रही है कि दोनों ही में ही थीम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो इंडिगो के अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक और सिस्टमैटिक ऑपरेशन चल रहा है शेयर क्रॉपर्स का ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। वहीं पे जो रोड साइड स्टैंड है, इसके अंदर दिखाया गया है रूरल पीपल जो है, जो गांव के लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड बाय अर्बन एलिट्स एंड निग्लेक्टेड, और उनको निग्लेक्ट किया जाता है, निग्लेक्टफुल सिस्टम है। बोथ वर्क्स एम्फसाइज द बैलेंस ऑफ पावर, दोनों के ही वर्क जो है वो इम्बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं, स्ट्रगल्स की बात करते हैं कि कैसे सोसाइटी की हायरार्की में सबसे नीचे जो लोग रह जाते हैं वो कितने एक्सप्लॉइटेड रह जाते हैं। इंडिगो में एक्सप्लॉइटेशन की बात करी जाती है जब तो चंपारण के पीजेंट्स को शामिल किया जाता है कि कैसे उनको शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर दबाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है, और कैसे उनको एक ऐसे पैटर्न के अंदर फंसा के रखा गया है जहाँ पे उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम रोड साइड स्टैंड की बात करते हैं, तो वहां पे भी कंट्री साइड के जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहां पे रहते हुए चले आ रहे हैं, वो अपना सामान बेचना चाहते हैं, होप करते रहते हैं कि उनको एक चांस मिलेगा जिससे कि वो चीजों को सेल आउट कर पाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक जो सर्वाइवल है वो यहाँ पे हो पाएगा। देयर डिसअपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स द फॉल्स प्रॉमिस, जो उनका डिसअपॉइंटमेंट है वो उनके फॉल्स प्रॉमिस को दिखाता है डेवलपमेंट के, एज अर्बन बायर्स एंड अथॉरिटीज फेल टू एड्रेस देयर नीड्स, की उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, लीविंग देम ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, की वजह से वो गरीबी में फंस के रह जाते हैं। बोथ टेक्स्ट, दोनों ही टेक्स्ट रिवील करते हैं ट्रुथ के बारे में, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। व्हेन पावर डायनेमिक्स रिमेन्स अनचेक्ड एंड प्रोग्रेस ऑफन बाईपासेस दोज हु नीड इट मोस्ट। व्हाइल गांधीज एफर्ट, जो गांधी के एफर्ट थे इंडिगो में, वहां पे उन्होंने एक रास्ता क्रिएट किया। वहीं पे फ्रॉस्ट की पोएम में उन्होंने क्या दिखाया कि किस तरीके से लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है, रूरल कम्युनिटीज को, उनके प्रति एम्पैथी, इक्विटी और एडवोकेसी दिखाई। राजकुमार शुक्ला इंडिगो चैप्टर के अंदर बात करते हैं, डिसाइड टू टेक अप द कॉज ऑफ द पीजेंट्स एंड रेज हिज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। और वैसे ही बैंगल मेकर जो है लॉ स्प्रिंग चैप्टर के अंदर, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, ये अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये आवाज नहीं उठाते हैं इस ऑपरेशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो दोनों की ही एटीट्यूड्स को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो राजकुमार शुक्ला जो कि इंडिगो चैप्टर से थे और बैंगल मेकर जो कि लॉ स्प्रिंग में है, दोनों ही अलग अलग एटीट्यूड्स को दिखाते हैं इनजस्टिस के प्रति। शुक्ला बहुत डिटर्मिन्ड थे और वो बिल्कुल इस बात पे अड़े हुए थे कि वो किसी भी हालत में क्या करेंगे, इस एक्सप्लॉइटेशन से लड़ेंगे, एकदम परसिस्टेंट थे एंड फॉलोड गांधी टू डिमांड जस्टिस, गांधी जी को फॉलो करते रहते हैं जस्टिस की डिमांड करने के लिए। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द अनफेयर सिस्टम, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई मैं इतना बेकार सिस्टम तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और वही ऑन द अदर हैंड जो बैंगल मेकर्स है लॉ स्प्रिंग चैप्टर के अंदर, वो इस सिस्टम को सफर करते रह जाते हैं। वो कहते हैं हमारी कास्ट है, ट्रेडिशन है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इस साइकिल के अंदर चाप ढोके फंस के रह जाते हैं। मेनी ऑफ दैम, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं दे कुड चेंज देयर सिचुएशन, उनको लगता है कि हम तो चेंज ही नहीं कर सकते सिचुएशन को। वहीं पे जो शुक्ला थे उनकी डिटर्मिनेशन बहुत अलग थी और जो बैंगल मेकर्स है उनकी एक्सेप्टेंस बहुत अलग है, ठीक है। तो दिखाता है कि कैसे दो प्रकार के जो रिएक्शन है वो हो सकते हैं जब भी हमारे ऊपर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है। शुक्ला का जो करेज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, वाइल बैंगल मेकर्स, जो बैंगल मेकर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो एंड डगलस इन डीप वाटर चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो उनके जो विलियम डगलस है उनकी डिटर्मिनेशन को दिखाया गया और इंडिगो चैप्टर के अंदर राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन को दिखाया गया है, ठीक है। तो बताना है हमें यहाँ पे विल टू ओवरकम चैलेंजेस, कैसे दोनों ही अपने गोल को अचीव करते हैं और इस चैलेंज से बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। देखो जरा जल्दी से, राजकुमार शुक्ला की बात करें इंडिगो चैप्टर के अंदर या विलियम डगलस की बात करें डीप वाटर के अंदर, दोनों ही डिटर्मिनेशन दिखाते हैं। शुक्ला डिस्पाइट बीइंग पुअर, वो बहुत गरीब थे, उसके बाद भी इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं। और वहीं पे विलियम डगलस भी, पानी से उनको डर लगता था, फिर भी उनकी डिटर्मिनेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने सोचा कि वो स्विमिंग तो सीखेंगे ही और जब तक वो कॉन्फिडेंटली स्विम करना नहीं सीख लेते हैं
वो गिव अप नहीं करेंगे। शुक्ला ने यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए और उनके जैसे जितने भी पीजेंट्स थे उनके अधिकारों के लिए फाइट किया, वहीं डगलस ने अपने पर्सनल फियर से जीत हासिल करी। तो दोनों की ही डिटर्मिनेशन दिखाती है और टीचिंग वैल्यूज दिखाती है कि हमें परसिस्टेंस रखना चाहिए अपने अंदर। चंपारण का ये जो एपिसोड था, इसको एक बिगिनिंग क्यों माना गया, एक शुरुआत क्यों माना गया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की? तो चंपारण के एपिसोड में बेटा क्या होता है, कंसिडर द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों इसको शुरुआत मानी गई? बिकॉज ये पहला मेजर मूवमेंट था जो गांधी ने चलाया था ब्रिटिश रूल के अंदर 1917 में। गांधी ने मेन यहाँ पे स्टेप्स लिए, पुअर पीजेंट्स जितने भी थे चंपारण के, उनके लिए लड़ाई लड़ी, हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जिनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सालों से परेशान करते हुए चले आ रहे थे। He used non-violent civil disobedience to fight for their rights. इन्होंने non-violent मूवमेंट का प्रयोग किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रयोग किया इनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। गांधी के जो एक्शन है वो बताते हैं मेनी इंडियंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड चैलेंज देयर पावर, कि कैसे वो इस पावर को, जो ऐसी अथॉरिटी होती है, उसको चैलेंज कर सकते हैं। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये उनकी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट था। इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिलता है। कुड बी एन इफेक्टिव वे, एक सही तरीका हो सकता है, इफेक्टिव वे हो सकता है इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ने का। ठीक है, और इसके बाद से ही यहाँ पे जितने भी इंडियंस थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले हों, चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, ये सब धीरे धीरे यूनाइट होने लग गए, एक साथ आने लग गए, और यहाँ से ही नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हो जाती है। आई होप आपको इंडिगो चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैं इसके अंदर कवर कर दूं, जो पूछे जा सकते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आई होप आप उतनी ही डेडिकेशन के साथ इसको रिवाइज भी करोगे, पढ़ोगे भी। ठीक है, बाकी अब हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में हम जो आगे के चैप्टर्स है उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। थैंक यू एवरीवन।